नमस्कार। आज 5 सितंबर है और आज हम इसे शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। आज ही के दिन यानी 5 सितंबर 1888 को भारत में एक बहुत बड़ी विभूति का जन्म हुआ था, जिनका नाम था सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये 1952 में भारत के पहले उपराष्ट्रपति बने थे और 1962 में ये राष्ट्रपति पद पर पहुँचे थे। एक बहुत बड़े शिक्षाविद भी रहे थे। मूलतः ये शिक्षक ही थे। एक साधारण परिवार में जन्म लेकर भारत के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति पद तक पहुंचना एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। इनसे जुड़ी एक दो बातें मैं आपको बताना चाहूँगा जो बहुत ही रोचक है। एक बार सर्वपल्ली राधाकृष्णन मॉस्को में राजदूत के रूप में विद्यमान थे। तब इन्होंने स्टालिन से मिलने की इच्छा जाहिर की थी, लेकिन स्टालिन ने इनसे मिलने से इनकार कर दिया था। स्टालिन को आपने इतिहास में पढ़ा होगा। कुछ दिन बाद जब स्टालिन इनसे मिलने को राजी हुए, इन्होंने स्टालिन को ही बहुत बड़ी शिक्षा दे दी थी। वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि इन्होंने क्या कुछ कहा था। स्टालिन से पहली मुलाकात में ही इन्होंने कहा था कि हमारे देश भारत में एक ऐसा राजा हुआ था जो बहुत अत्याचारी और क्रूर था। उसने रक्त भरी राह से प्रगति की थी, किंतु एक ऐसा युद्ध हुआ जिसके कारण इनके भीतर का ज्ञान जाग गया। तभी से वो धर्म, शांति व अहिंसा की राह पर आगे बढ़े। आप भी उसी रास्ते पर क्यों नहीं आ सकते। ये शब्द निसंदेह प्रेरणा जगा देने वाले थे और स्टालिन को एहसास हो गया कि जिनसे वो मिलने को मना कर रहे थे वो कितनी बड़ी महान विभूति थे। स्टालिन सर्वपल्ली राधाकृष्णन के इन शब्दों का अर्थ नहीं जान पाए, भाषा नहीं समझ पाए, तो उन्होंने दुभाषी से, भाषा ट्रांसलेटर से उन्होंने इसका अर्थ पूछा। तो स्टालिन के मुंह से एक शब्द निकला। स्टालिन ने कहा कि ये व्यक्ति राजनीति को बिल्कुल नहीं जानता, ये मानवता का बहुत बड़ा भक्त है। और उन्हीं मानवता के बहुत बड़े भक्त को, शिक्षाविद को हम हमेशा याद रखें। इसलिए उनके जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते चले आ रहे हैं। बहुत से दोस्तों ने राधाकृष्णन को कहा कि हम आपका जन्मदिन मनाना चाहते हैं, लेकिन राष्ट्रपति पद पर रहने वाले सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा कि नहीं, मेरे जन्मदिन की कोई आवश्यकता नहीं है। आप तो उन शिक्षकों का जन्मदिन मनाइए जो शिक्षक वर्ग भारत के कर्ण आधार पौध तैयार करते हैं। भारत के जो बच्चे हैं वो भावी भारत का निर्माण करने वाले हैं और उनको तैयार करने वाले शिक्षक हैं। और इसीलिए हम उनकी भावनाओं, उनके विचारों को हमेशा याद रखने के लिए, हमारे मन में जिंदा रखने के लिए हर वर्ष 5 सितंबर को उनके जन्मदिन पर शिक्षक दिवस मनाते हैं। आज उनके शिक्षक दिवस पर हम सभी को, अध्यापक वर्ग को और बच्चों को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। सर्वपल्ली राधाकृष्णन का ये मानना था कि शिक्षक के हाथ में भारत का भविष्य है और वे बच्चों में अच्छे संस्कार भर के देश के भावी नागरिक बना सकते हैं, एक अच्छे नागरिक बना सकते हैं। ऐसे प्रेरणा स्रोत रहे हैं हमारे पूर्व राष्ट्रपति राधाकृष्णन। उनको सत सत नमन है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जीवन की एक छोटी सी घटना और बताता हूँ, वो भी बहुत रोचक है। एक बार जब ये चीन में थे तो इन्होंने, जब ये उपराष्ट्रपति पद पर थे और चीन का दौरा किया था, तो इन्होंने माओ के गाल को थपथपा दिया था और माओ को बहुत ही बुरा लगा था। लेकिन तभी सर्वपल्ली राधाकृष्णन भांप गए थे इस स्थिति को, तो अपनी बात को पलटते हुए राधाकृष्णन जी ने कहा था कि कोई बात नहीं, मैं तो पोप तथा स्टालिन को भी ऐसे ही थपथपा चुका हूँ। बहुत ही रोचक कहानी रही है इनकी। और ये मूलतः शिक्षक थे, शिक्षाविद थे, हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। चलिए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। आज मैं थोड़ा वाक्य शुद्धि का क्रम तोड़ रहा हूँ एक बार के लिए। इस वीडियो में मैं आपको रंजक क्रिया बताऊँगा, तो चलिए अपने निर्धारित स्थान पर। नमस्कार।
मैं भूप सिंह पूनिया और आप देख रहे हैं सारांश हिंदी क्लासेस। आज मैं एक रंजक क्रियाओं के बारे में जानकारी देना चाहता हूं। हालांकि मैंने एक पीछे के वीडियो में रंजक क्रिया को बताया था, लेकिन थोड़ा सा और उदाहरणों को जोड़ते हुए आपको पुनः इसको क्लियर करवा रहा हूं। तो चलिए देखिए रंजक क्रिया क्या है। पहले मैं अर्थ बताता हूं। रंजक जो शब्द है उसका मतलब होता है रंगने वाला, यानी सजाने वाला, यानी आकर्षक बनाने वाला, यानी मनोरंजक करने वाला, इस तरह के अर्थ निकलते हैं। तो रंजक क्रियाओं से मतलब होता है कि ये एक प्रकार से होती तो सहायक क्रिया ही है, ठीक है, लेकिन क्या होता है कि जब वाक्य में ये आती हैं सहायक क्रिया के रूप में तो ये अपना अर्थ खो देती है और फिर जो इनके साथ क्रिया लगी है उनके सहयोग से एक नयापन ले आती है, एक विशेषता ले आती है, एक रंजकता पैदा कर देती है। तो वो रंजकता कैसे आती है, कैसे ये अपना मूल अर्थ खो देती है और कैसे नयापन आता है, वो आप इन उदाहरणों में देखिए। उसकी मूर्खतापूर्ण बातें सुनकर मुझे हंसी आ गई। तो यहाँ क्रिया पर देखना है, ये क्रिया संयुक्त क्रिया है और रंजक क्रिया किस प्रकार अर्थ खोती है ये देखिए। गई, गो, जाना, लेकिन इसका यहाँ कोई अर्थ नहीं है। हंसी आ गई मतलब मेन बात है हंसी आना, है ना। तो इसने अपना अर्थ खो दिया और जब उसका मूल जो अर्थ है गो, जाना, वो खो रही है और नया अर्थ ला रही है, तो ये विशेषता है कि नहीं, तो विशेष बना देती है, रंजकता ला देती है। इसीलिए ऐसी क्रियाओं को रंजक क्रियाएं कहते हैं। रंजकता ला देती है, क्रिया में नयापन ला देती है, विशेष बना देती है, खुद का अर्थ धीमा पड़ जाता है, फीका पड़ जाता है, मिट जाता है। ये देखिए आप और वाक्यों में देखिए। ठंड के मारे में 2 कप चाय पी गया, जाना, गया, वह खेत गया, वह बाजार गया। गया का तो मूल अर्थ ये है, लेकिन यहाँ मूल अर्थ कम हो गया। ठंड के मारे में 2 कप चाय पी गया, ठीक है। तो ये क्रिया के साथ जुड़ती है, लेकिन अपना अर्थ खोकर उसमें नयापन ला देती है। नयापन इसीलिए है क्योंकि जो लिखा है वो तो है ही नहीं ना। अब इसका गया का अर्थ तो नहीं है ना, गई, गया, चला गया क्या यहाँ से, पहले यहाँ खड़ा था अब चला गया, तो गया शब्द का अर्थ खो गया ना। यही तो नयापन है, इसी को रंजकता कहते हैं। शादी में कितने ही गुलाब जामुन खा जाता है, तो जाता है, राम स्कूल जाता है, सुशीला स्कूल जाती है, राम जाता है, राम खेत जाता है। तो ये अर्थ गौण हो गया, खो गया। शादी में कितने ही गुलाब जामुन खा जाता है, तो नयापन आ गया, रंजकता आ गई। पेपर में क्या होता है, 4 वाक्य दिए होते हैं, कई वाक्यों में तो सहायक क्रिया होती नहीं या होती है 3 में, तो 1 में सहायक क्रिया रंजकता के अर्थ में आती है, नयापन लाती है, अपना मूल अर्थ खोने वाली, ऐसा रूप होता है। तो एग्जाम में ऊपर लिखा होता है किस वाक्य में रंजक क्रिया का प्रयोग हुआ है। ये छोटा सा प्रश्न आता है, कई बार आता है कई बार नहीं आता, लेकिन जानकारी होनी चाहिए। तो आज सिंपल उदाहरणों से आप रंजक क्रिया तो समझ जाओगे। और देखिए, हरियाली देखकर मेरा मन गा उठा। तो उठना तो ये होता है जैसे बैठा होता है ना, तो उठना, है ना, लेकिन अपना अर्थ खो दिया। तो हरियाली देखकर मेरा मन गा उठा, तो मूल अर्थ में रंजकता आ जाती है, मूल क्रिया में रंजकता आ जाती है। वह भावना में बहकर गलती कर बैठा। अब बैठना तो सिट डाउन वो होता है ना, तो गलती कर बैठा, तो बैठना के साथ है कुछ और जुड़ जाता है। ये बैठना अपना अर्थ खो करके रंजकता वाला अर्थ पैदा कर देती है। पतंग के चक्कर में चोट खा बैठा। यहाँ मैं वाक्य शुद्धि की थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। हालांकि इनमें मुझे वाक्य शुद्ध और अशुद्ध नहीं देखने, रंजकता बतानी है, लेकिन यहाँ देखिए कई बार हम गौर नहीं कर पाते। ये बिंदी यहाँ नहीं आएगी, यहाँ आएगी। कैसे? यहाँ आएगी तो इसका उच्चारण हो जाएगा पंतग, पंतग, पंतग। जहाँ बिंदी होती है वहीं उसका उच्चारण होता है, और ऐसा होता है तब हम गलती पकड़ लेते हैं। लेकिन हमने तो बिंदी देख ली और इसको पतंग बोल गए। बिंदी देख ली और पतंग बोल गए, तो जो लिखा है गलत वो पढ़ा नहीं, उसको सही पढ़ गए। पढ़ सही गए तो गलती दूर नहीं होगी, जो लिखा है वो पढ़ दो, फिर गलती समझ में आ जाएगी। लिखा है वो पढ़ना एक बार। पंतग, पंतग होता है या पतंग, तो यहाँ बिंदी आएगी।
अब समझ में आई। हिंदी में मैंने पहले बताया हुआ है कि जो बोला जाता है वो लिखा जाता है, जो लिखा होता है वो पढ़ा जाता है। तो गलतियाँ कुछ तो हमारी लापरवाही से होती है, थोड़ा सा ध्यान देने से गलतियाँ सुधर जाती है। चलिए रंजकता को और समझिए। पतंग के चक्कर में चोट खा बैठा, तो चोट खा ली उसने, चोट लग गई, तो बैठा कोई मतलब ही नहीं है यहाँ। परिस्थिति देखकर मैंने अपमान का घूंट पी लिया, तो घूंट पीना, पीना तो ड्रिंक होता है, तो ये रंजक क्रिया है। ठीक है, ऐसी आपको रंजक क्रिया वाक्य में छांटनी है अगर एग्जाम में आता है तो। बच्चे ने गुस्से में आकर फुटबॉल फेंक दी। अब फेंक दी, फेंकना क्रिया है, अब देना अलग क्रिया है, दी देना, तो फिर ये साथ में आ गई, तो ये अपना अर्थ खो दिया इसने। उसकी ऐसी दशा देखकर मेरा हृदय रो पड़ा, पड़ना गिरना, है ना। लेकिन यहाँ मेन क्रिया ये है, इसने अपना अर्थ खो दिया, तो ये एक तरह से सहायक क्रिया होती है और सहायक क्रिया के रूप में आती है, लेकिन रंजकता पैदा कर देती है। इसी कारण इनको अलग पहचाना जाता है, अलग नाम दिया हुआ है। श्री कृष्ण ने कंस को मार डाला। अब डालना तो जैसे डिब्बा होता है डालना, इसके इसमें डाल दो, लेकिन यहाँ डाला अर्थ प्रभावी नहीं रहा, तो मार डाला ये रंजकता पैदा करती है। ये वो देखो, नालायक कहीं और जाकर मर, तो ये संयुक्त क्रिया है। ठीक है, तो कहीं और जाकर मर, तो मरना अलग क्रिया है, लेकिन यहाँ इसने मूल अर्थ खो दिया। वह कितना ही कंजूस है, पर मैं 100 रुपये तो ले ही मरूंगा, तो मरना अलग क्रिया है, लेकिन ये बोलने में रंजकता पैदा करता है, ले ही मरूंगा, इतना तो ले ही मरूंगा, तो मरूंगा अर्थ थोड़ी है यहाँ, तो ये अपना मूल अर्थ खो देती है और नया अर्थ विशेष रूप में आती है, इसलिए इनको रंजक क्रियाएं कहते हैं। राम के वन गमन पर राजा दशरथ चल बसे। अब बसना तो किसी जगह पर मकान बना लेना, बसना वो होता है ना, लेकिन चल बसे यूं एक साथ आकर के संयुक्त रूप में आकर के अपना अर्थ खो करके जो रंजकता पैदा करती है, इसलिए इनको विशेष दर्जा दिया गया है, रंजक क्रिया का नाम दिया गया है। अब आप इतने वाक्यों में समझ गए होंगे। कुछ एक और क्रियाएं जो रंजकता के रूप में कैसे आती है वो देखिए, इन क्रियाओं को देख लीजिए। जैसे आना क्रिया है, ये मूल क्रिया है, लेकिन जब ये रंजकता के रूप में आएगी, है ना, तो ये अपना अर्थ खोएगी और दूसरी क्रियाओं का सहयोग करके इस प्रकार बनेगी, कर आना। अब जैसे जाना मूल क्रिया, जाना गो, लेकिन ये दूसरी क्रियाओं के साथ आकर अपना अर्थ खोकर रंजकता के रूप में प्रयुक्त हो जाती है। देखिए, पी जाना, खा जाना, सो जाना, तो जाना तो वैसे होता है, लेकिन अपना अर्थ खो देगी इन शब्दों के साथ लग करके, इन क्रियाओं के साथ लगे, पी खा सो, इनके साथ लगकर अपना मूल अर्थ खो देगी। उठना, चिल्ला उठना, गा उठना, जी उठना, कि मुर्दा जी उठा। एक पहले की वीडियो में मैंने उदाहरण बताया था कि निम्नलिखित में से रंजक क्रियाएं छाटिए, तो मुर्दा जी उठा ये उसका ऑप्शन था, तो जी उठा मूल था जीना, लेकिन उठना क्रिया ने अपना अर्थ खो दिया। वो रंजकता के लिए विशेष बनाने के लिए ऐसी क्रियाओं का सहयोग किया जाता है। आगे देखिए, बैठना ये अलग क्रिया है, लेकिन कुछ क्रियाओं का सहयोग करके ये रंजकता में आ जाती है। जैसे खो बैठा, कर बैठा, मार बैठा। अब लेना क्रिया मूल क्रिया है, लेकिन पी लेना, ले लेना, देना क्रिया देखिए, चल देना, रो देना, फेंक देना, तो ये रंजकता का रूप तैयार हो रहा है। अब पढ़ना क्रिया मूल, तो देखो रो पढ़ना, हंस पढ़ना, चौंक पढ़ना, रंजकता का रूप तैयार हो रहा है। डालना ये क्रिया है, तो मार डालना, तोड़ डालना, है ना, इस तरह के शब्द हैं। फिर है मरना, तो डूब मरना, ले मरना, तो इस तरह की जो सहायक क्रिया होती है जो अपना मूल अर्थ त्याग कर दूसरी क्रिया के साथ नया अर्थ दे देती है, विशेष रंजकता वाला अर्थ देती है, उनको रंजक क्रियाएं कहते हैं। पीछे के वीडियो में भी बता चुका हूँ, इस बार बहुत सारे उदाहरण दे करके मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। अगर आप रंजक क्रियाएं समझ गए हैं, रंजक क्रियाएं कुछ नहीं है, सिर्फ सहायक क्रिया है, दो क्रियाएं एक साथ आती है, लेकिन जो मूल क्रिया है ना, नया अर्थ दिखाती है। ये आपने उदाहरण देखे हैं। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा से इसको रिवाइज करके देख लीजिए, आराम से समझ में आ जाएगा। और अगर मेरा पढ़ाया हुआ समझाया हुआ अच्छा लगता है, आज की प्रेरणादायी जो दो बातें मैंने आपको बताई थी सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की, उनसे आपको कुछ प्रेरणा मिली होगी। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है किसी ने
तो कर लीजिए। और भी वीडियो आते रहेंगे। कल मैं फिर से वही क्रम शुरू करूँगा, वाक्य शुद्धि, और उसके कुछ वीडियो और बनाऊँगा, कुछ शब्द कुछ वाक्य और आपकी आंखों के आगे से गुजारूँगा। तो तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय माँ भारती, जय सरस्वती माँ। और एक निवेदन है, अगर बड़े लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं तो वो अपने बच्चों को ज़रूर दिखाएं। मैं बहुत बार कहता हूँ, अगर आप नहीं भी दिखाएंगे तो वो स्वतः ही देखेंगे, और जब वो स्वतः देखेंगे तो फिर वो क्या देखेंगे आपको पता है, वो गेम खेलेंगे, पता है। तो उनको गेम की आदत नहीं पड़ने दें, अच्छी वीडियो की आदत डालें। वो एक दो बार उकताएंगे, परेशान होंगे, लेकिन एक बार अच्छी चीज़ें देखने की लत पड़ गई तो उसी में आनंद आने लगता है। हमारे तो एक गुरुजी कहा करते थे कि अच्छे कामों में मन लगने लग जाए तो मनोरंजन की ज़रूरत नहीं होती। कई बच्चे कहते हैं यूँ टाइम पास कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम पास कर रहा हूँ, मनोरंजन के लिए चला रहा हूँ। मनोरंजन कुछ नहीं होता। जब अच्छी बातों में मन लगने लग जाएगा तो फालतू के मनोरंजन की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आप अपने बच्चों को ज़रूर दिखाएं। धन्यवाद।